चलो लेट्स चालू करें। तो काई की डेफिनेशन देखी थी अपन ने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है ना। क्या पढ़ा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर, जल्दी से रिवाइज कर लो। तीन चीजें होती है, कौन कौन सी? आर्टिकल, करेंसी एंड सिक्योरिटीज, है ना। तो कोई भी आर्टिकल अगर कहां से मिला है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कब नहीं कहलाएगा? जब वो गिफ्ट हो, पर्सनल यूज का हो और मार्केट वैल्यू कितने से ज्यादा ना हो। लाइट ऑन हुई, बंद हो गई? ऑन हो गया ना। तुम घर पे याद नहीं कर रहे हो ना बीबी, तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? फिर फॉरेन सोर्स से अगर क्या मिली है? करेंसी। और क्या मिला है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन सी? जैसा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में बताया है ना, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? ठीक है। चलो फिर क्या पढ़ा था हमने? डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है और वो रिसीव करने के बाद किसको दे देता है? प्रोहिबिटेड पर्सन को, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या मिला है? जो इंटरेस्ट काहे के ऊपर? फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर। या क्या मिली है जो भी, तो वो इंटरेस्ट और इनकम भी क्या कहलाएगी? डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है। फिर किसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे? क्या मिला था अगर? फीस। काहे की? हाँ, या कॉस्ट मिली थी किसकी? हाँ, इन, हाँ, और या हमने फॉरेन सोर्स से रिसीव किया हो या एजेंट से, वो क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड। ठीक है। चलो फिर फॉरेन सोर्स भी हो गया था हमारा। फिर सेक्शन 3 पढ़ रहे थे अपन शायद, है ना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कौन कौन से पर्सन प्रोहिबिटेड है, जल्दी से रिवाइज करो। पहला, हाँ बोलते जाना। दूसरा, हाँ वेरी गुड। फिर क्या? हाँ बढ़िया। फिर क्या? और उसके ऑफिस बेरर। फिर, हाँ फिर क्या? हाँ, फिर इनके कौन? करस्पॉन्डेंट। हाँ, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोहिबिटेड पर्सन की। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शनल केस में करेंगे बट अदरवाइज नहीं कर सकते। अब सबसेक्शन 2 से हमें स्टार्ट करना था और बेसिकली सबसेक्शन 2 में यही दिया है क्या कि ये व्यक्ति डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते, वो तो सबसेक्शन 1 में बोल दिया। सबसेक्शन 2 में इनडायरेक्ट ऑप्शन लिए क्या कि भाई कोई व्यक्ति जो प्रोहिबिटेड पर्सन नहीं है वो ऐसा ना करे कि खुद रिसीव कर रहा है और रिसीव करके इनको दे दे, उसकी मना कर दिए। ठीक है। वाया वाया भी नहीं आना चाहिए कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने ले जाकर इनको दे दिया। तो सबसेक्शन 2 के अंदर सभी तरह के इनडायरेक्ट तरीके जो हैं उन्हें क्या किया है? प्रोहिबिट किया है कि इनडायरेक्टली भी आप क्या रिसीव नहीं कर सकते हो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बोल, तू ध्यान लगाती नहीं क्लास में, फिर बोलती याद नहीं होता। ध्यान का रहता अपना। क्या आ गया गिफ्ट? तो सबसेक्शन 2 में इनडायरेक्ट तरीके से बोला गया है कि भाई इनडायरेक्टली भी आप क्या रिसीव नहीं कर सकते हो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। अब पहला क्या बोला है? कोई भी पर्सन जो क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया, है ना। तो मतलब चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, है ना। चाहे वो कौन हो बेटा? इंडियन हो या वो कौन हो? फॉरेनर। अगर वो कहां रहता है? इंडिया में। कहां रहता है बेटा अगर वो?
तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट इंडिया। या कोई इंडियन सिटीजन जो कहीं भी रहता हो, भले इंडिया के कहां रहता हो, बाहर, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड पर्सन के बिहाफ पर। सबसेक्शन 1 में तो क्या बोला है, जो प्रोहिबिटेड पर्सन है ना, वो खुद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करेंगे। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कहां रहता है, इंडिया, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया है, चाहे उसकी सिटीजनशिप कुछ भी क्यों ना हो। एंड दूसरा बोला है इंडियन सिटीजन, जो भले ही कहां रहता है, इंडिया के बाहर, वो क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या नहीं करेगा, एक्वायर, या एग्री नहीं करेगा एक्वायर करने के लिए क्या, फॉरेन करेंसी, किससे, फॉरेन सोर्स, किसके बिहाफ पर, पॉलिटिकल पार्टी और प्रोहिबिटेड पर्सन के बिहाफ पर। सबसेक्शन 1 में क्या बोला था, जल्दी से बोलेंगे, प्रोहिबिटेड पर्सन को डायरेक्टली मना किया था कि आप रिसीव नहीं करोगे। सबसेक्शन 2 में क्या है, जो भी व्यक्ति किस कैटेगरी में आ रहा है, रेसिडेंट इन इंडिया, या क्या है, इंडियन सिटीजन, जो भले ही कहां रहता हो इंडिया के, वो क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, किसके बिहाफ पर, प्रोहिबिटेड पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ। केवल प्रोहिबिटेड पर्सन भी लिख देते तो भी हो जाता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उसमें आती ही है। ठीक है, फिर क्या बोला है, अब जैसे शर्मा जी है ना, वो क्या हो गए, रेसिडेंट इन इंडिया, है ना, क्या वो सनी देओल के बिहाफ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। चलो, क्या सनी देओल प्रोहिबिटेड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, हाँ, वो क्या है, एमएलए है, तो वो प्रोहिबिटेड पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है ना, तो क्या वो खुद रिसीव कर सकता है, नहीं, तो उसके बिहाफ पर भी कोई रिसीव नहीं कर सकता। यह आया समझ में, रिस्पॉन्स करो, बैठे मत रो, क्विक रिस्पॉन्स करो, बैठे मत रो, समझ में आ गया अपने को। शर्मा जी वर्मा जी के बिहाफ पर रिसीव कर सकते हैं क्या, वर्मा जी प्रोहिबिटेड पर्सन नहीं, कर सकते हैं, हाँ। शर्मा जी मोदी जी के बिहाफ पर रिसीव कर सकते हैं क्या, क्यों, वो प्रोहिबिटेड पर्सन। ठीक है, अब मान लो शर्मा जी ने किसके बिहाफ पर रिसीव किया, वर्मा जी, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले लिया, तो फिर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी को डिलीवर नहीं करेंगे, ऐसे किसी पर्सन को डिलीवर नहीं करेंगे जो ले जाकर किसको दे देगा, प्रोहिबिटेड पर्सन को। चलो, तो शर्मा जी ने रिसीव कर लिया, ठीक है, एंड किसको दे दिया ले जाकर, बॉबी देओल को दे दिया। अब बॉबी देओल प्रोहिबिटेड पर्सन है क्या, नहीं, बट वो किसका भाई है, सनी देओल का। मालूम है अगर हम किसको देंगे और बॉबी देओल ले जाकर किसको दे देगा, तो इनडायरेक्टली उसके पास पहुंच गया, है ना। तो यहां यही बोला है कि कोई भी पर्सन जो क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया, वो क्या नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा, किसको, करेंसी को, चाहे वो इंडियन करेंसी हो या फॉरेन करेंसी, जो उसने एक्सेप्ट की थी, कहां से, फॉरेन सोर्स से। अगर उसके पास ये मानने के रीजनेबल कॉजेस हैं कि जिस व्यक्ति को वो फॉरेन करेंसी डिलीवर कर रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी या प्रोहिबिटेड पर्सन को ले जाकर दे देगा। तो अगर हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो ना तो हम किसके बिहाफ पर रिसीव करेंगे, प्रोहिबिटेड पर्सन। चलो, हमने तो पर्सनल कैपेसिटी में रिसीव किया या प्रोहिबिटेड पर्सन के बिहाफ पर नहीं किया, खुद के लिए कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे किसी पर्सन को वो पॉलिटिकल फॉरेन कंट्रीब्यूशन न दें जो किसको ले जाकर दे देगा, प्रोहिबिटेड पर्सन को या पॉलिटिकल पार्टी को। क्लियर है, अरे बोलो, सी में भी ये लिखा है, क्या लिखा है, आवाज निकालो, आवाज तेज निकालो, नो सिटीजन ऑफ इंडिया जो क्या नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा, किसको, फॉरेन करेंसी को, है ना, जो उसने एक्सेप्ट की थी, कहां से, किसको नहीं देगा, ना ही ना ऐसे किसी
पर्सन को जिसके लिए उसके पास रीजनेबल कॉज हो बिलीव करने के कि वो किसको ले जाकर दे देगा, प्रोहिबिटेड पर्सन। ठीक है, तो बी और सी में डिफरेंस क्या, सेम बात कही है, बट बी और सी में डिफरेंस ये है, बी वाला किस पे लग रहा है, बोलो बोलो क्या लिखा है, रेसिडेंट इन इंडिया पर, सी वाला किस पे लग रहा है, सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। जबकि ए में दोनों एक साथ ले लिए थे, ए में दोनों एक साथ ले लिए थे, दोनों एक साथ कौन कौन, रेसिडेंट इन इंडिया भी ले लिया था, हाँ, जबकि बी और सी में बात सेम कही है, बट बी वाला पॉइंट किसके लिए दिया है, रेसिडेंट इन इंडिया के लिए, और सी वाला पॉइंट किसके लिए दिया है, सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। क्लियर है पक्के से। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 है ना, बोल दिया नो पर्सन रिसीविंग एनी करेंसी, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन, बट कहां से रिसीव कर रहा है वो, फॉरेन सोर्स से, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, और जो कहां बताए हैं, सेक्शन 9 में कल हमने पढ़ा था कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या हो, रजिस्टर्ड, या जिनके पास क्या हो, प्रायर परमिशन, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो क्या रिसीव कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो पहला हमने बोला था उनका ऑब्जेक्ट काय का हो, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनका। दूसरा या तो वो क्या हो, रजिस्टर्ड, या उनके पास क्या होनी चाहिए, प्रायर परमिशन, किसकी, सेक्शन 9 में यही व्यक्ति दिए। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, हाँ, तो ये किसी दूसरे को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि मेरे भी यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करो, हाँ। क्या ये खुद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, स्वाति बोल बेटी मत रे, क्या ये खुद फॉरेन कौन है ये, हाँ, पहली बात है प्रोहिबिटेड पर्सन नहीं है, दूसरा इनका ऑब्जेक्ट कौन सा है, बोलो बोलो, ये चल नहीं रहा है क्या, तो बोल क्यों नहीं देते हो, चल नहीं रहा है, बैठे क्यों रहते हो, हाँ, तो हमने ये पढ़ा था ना, हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो हमने पढ़ा था जिन व्यक्तियों का क्या है डिफाइन, हाँ, और वो क्या है, या उनके पास क्या है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, इवन वो किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या रिसीव करना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है ना। तो यहां यही कहा है कि जो पर्सन क्या है, सेक्शन 9 में दिए हैं, नहीं, ये सब सेक्शन 3 ही पढ़ रहे हैं अपन, 3 का रेफरेंस इन्होंने दिया है कि जो पर्सन कहां दिए हैं, सेक्शन 9 में। तो मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 9 में कौन से व्यक्ति दिए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, रजिस्टर्ड, या जिनके पास क्या है, प्रायर परमिशन, क्या रिसीव करने की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन सोर्स से, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास क्या है, रजिस्टर्ड या परमिटेड, तो ये क्या रिसीव कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो ये खुद भी रिसीव कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी ऑथोराइज कर सकते हैं। अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, रजिस्टर्ड, उसने शर्मा जी को ऑथोराइज किया कि आप क्या रिसीव कर लेना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमारे बिहाफ पर, तो फिर शर्मा जी ने किसके बिहाफ पर रिसीव किया है, ऑर्गेनाइजेशन के, तो शर्मा जी केवल इसी को वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन देंगे, ऐसे किसी पर्सन को नहीं देंगे जो ले जाकर किसको दे दे, प्रोहिबिटेड पर्सन। आप समझो माइन्यूटली है ना, छोटे छोटे एंगल भी इन्होंने कवर करे कि बोले इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ो,
आवाज आनी चाहिए सबकी। क्या लिखा है? नो रिसीविंग एनी, चाहे हाँ कहां से? ऑन बिहाफ ऑफ। सेक्शन 9 में कौन रेफर्ड है, समझ में आया ना? कौन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं? क्योंकि वो क्या है, या जिनके पास किसकी सेंटर है ना, तो वो डिलीवर नहीं करेंगे किसी भी अदर देन जिनके बिहाफ पर रिसीव किया। तो किन के बिहाफ पर रिसीव किया था सेक्शन? उनके अलावा किसी को नहीं देंगे, या ऐसे किसी पर्सन को नहीं देंगे जिसके लिए रीजनेबल कॉज है बिलीव करने के कि वो उन व्यक्तियों को दे देगा जो कि प्रोहिबिटेड है, या इन व्यक्तियों को नहीं देगा। क्लियर है? ये कर सकते हैं इसको। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? इन पर्सन मतलब इन सिचुएशन में क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? मतलब प्रोहिबिटेड पर्सन भी क्या रिसीव कर सकते हैं? इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अच्छे से समझना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद तुम लिख के दिखाओगे मुझे अभी के अभी। अरे तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ बोलो, क्या हेडिंग है? क्या समझ में आ रहा है इस हेडिंग से? हाँ, सेक्शन 3 अगर एप्लीकेबल होता है तो हम क्या रिसीव नहीं कर सकते? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बट अगर सेक्शन 3 एप्लीकेबल तो हम क्या रिसीव कर पाएंगे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, भले हम क्या हैं? प्रोहिबिटेड पर्सन, है ना? तो क्या क्वेश्चन बनता है, बोलो? तो इन सिचुएशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब सामने वाला क्या रिसीव कर सकता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बोला है नथिंग कंटेंट इन सेक्शन 3। क्या मतलब? कि सेक्शन 3 में कुछ भी लिखा हो वो इन सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या कह रहा है, समझ में आया? बोलो, क्या लिखा है? शेल अप्लाई, मतलब सेक्शन 3 में जो भी लिखा है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि प्रोहिबिटेड पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब प्रोहिबिटेड पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता। ठीक है, चलो तो पढ़ो पूरा वापस से, क्या लिखा है? सेक्शन 10 अपने को कंप्लाई करना है, और आप ये सिचुएशन में भले ही आप प्रोहिबिटेड पर्सन हो, आप क्या रिसीव कर सकते हो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। पहला, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन, मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है? फॉरेन सोर्स के अंडर काम कर रहा है ना, और उसने फॉरेन सोर्स को क्या दी थी? कोई भी सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसने जो भी सर्विसेज दी थी, अगर उसका उसे क्या मिल रहा है? सैलरी या वेजेस या रेम्यूनरेशन, तो वो रिसीव कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था ना कि सनी देओल मूवी में काम कर रहा है। सनी देओल कहां काम कर रहा है? मूवी में। वो किसने बनाई है? किसी फॉरेन कंपनी ने बनाई है। अब मूवी में काम कर रहा है तो उसे उसकी सैलरी, वेजेस या क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन, तो वो रिसीव कर सकता है। तो अगर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आपने बिजनेस कहां किया है? इंडिया में। किसके साथ किया है? फॉरेन सोर्स के साथ। उस बिजनेस के कारण आपको जो भी सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन मिलना है वो आप ले सकते हो, उसकी मनाही नहीं है। पहला पॉइंट आ गया समझ में? अब बिजनेस कहां किया है आपने? इंडिया के बाहर किया था, तो ये पॉइंट लगेगा क्या?
नहीं। फिर वो दूसरे पॉइंट में आ गया, वही बोला कि अगर पेमेंट मिला था इंटरनेशनल ट्रेड या कॉमर्स के दौरान या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कहां ट्रांजेक्ट हुआ था, आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है? यहां बिजनेस कहां ट्रांजेक्ट हुआ है, इंडिया। यहां बिजनेस कहां ट्रांजेक्ट हुआ है, आउटसाइड इंडिया। बाकी दोनों में वही है, सेम, सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन। अबे क्लियर है? क्या क्लियर है, बोलो। हाँ, किसके कारण मिल रहा है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कहां किया है आपने, इंडिया किया। क्लियर है? हो जाएगा ये, बोल पहला पॉइंट। हाँ, पहला पॉइंट। नहीं, यहां से वेज, हाँ सही बोल रही है, हिम्मत कर बोलेगी, सैलरी, वेजेस और, हाँ बेटा अगर ध्यान से रिवाइज करेगी तो बिना देखे बोल लेगी, नहीं तो देख के बोल पाएगी। तो बिजनेस का ट्रांजेक्ट हुआ है इंडिया में, जिसके के कारण हमें क्या मिल रहा है, सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन। और वो बिजनेस किसके साथ किया हमने, फॉरेन सोर्स के साथ, तो ले सकते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, बिजनेस का ट्रांजेक्ट हुआ है आउटसाइड इंडिया, ले सकते हैं। ठीक है। फिर अगर कोई पर्सन एज एन एजेंट काम कर रहा है फॉरेन सोर्स का, अगर कोई पर्सन एज एन एजेंट काम कर रहा है, किसका एजेंट, फॉरेन सोर्स का एजेंट, किसका एजेंट, फॉरेन सोर्स के एजेंट के रूप में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको कोई पैसा काय से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो ले सकता है ना। बोलेंगे पूरा, क्या लिखा, एज एन एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी मेड बाय सच फॉरेन सोर्स, किसके साथ, तो फॉरेन सोर्स ने हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है, अब हमारी गवर्नमेंट को पेमेंट करना है फॉरेन सोर्स को, तो फॉरेन सोर्स को पेमेंट करने के बजाय फॉरेन सोर्स का इंडिया में क्या है, कोई एजेंट उसे पेमेंट कर रही है, और मालूम पड़ा एजेंट किस कैटेगरी में आ रहा है, प्रोहिबिटेड पर्सन की। तो वो एजेंट अपने पर्सनली रिसीव कर रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ पर कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ये समझ में आया अपने को। चल, अब मोदी जी बाहर घूमने गए, नहीं घूमने नहीं गए, वो मीटिंग पे जाते ना, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते ना। अरे हमारे देश के अभी जैसे 50 कंट्रीज के अंदर हमने हमारे डिप्लोमेट्स को भेजा है ना, कि वहां जाकर बता के आओ पाकिस्तान की करतूत क्या है। पेपर पढ़ते हो, चल बेटा इतना एहसान तो तू कर रही कि हेडिंग पढ़ना चालू कर दिया। तो अभी ये जो मैटर हुआ पाकिस्तान के साथ, है ना, अब हमारे नेता लोग जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वहां एक एक कंट्री को बता के आएंगे कि इनने क्या किया है, इसका कच्चा चिट्ठा खोल के आएंगे। अब मालूम पड़ा उसमें शशि थरूर भी जा रहा है। शशि थरूर, थरूर का नाम सुना, नेता है कांग्रेस का, क्या नाम है उसका, शशि थरूर। ओवैसी का नाम सुना, वो भी जा रहा है, उसको भी भेजा मोदी जी ने, बोले जा, बहुत यहां बकवास करता, बाहर जाके बकवास करके। अब ये सब एमएलए हैं बेटा, क्या है ये सब, एमएलए। अब ये इंडिया के बाहर गए, सपोज ये कहां गए, यूके। अब बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो हम उसे गिफ्ट देते हैं, ऑनर करते ना, कि नहीं करते। अब इनको गिफ्ट दे दिया तो ये लेने से मना कर देंगे, बोले नहीं हमारे ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक लग जाएगा, हमने तेरे से गिफ्ट लिया तो वो क्या बन जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंदर कराएगा तो हमें अच्छा लगेगा कैसे, उसके मुंह पे मना कर देंगे तो फिर ये बोला है कि भाई जो मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन है, बोलो कौन है, जो मतलब इंडिया से जो पर्सन्स ऑफिशियल विजिट पर गए, इंडिया से जो पर्सन कहां गए हैं, फॉरेन कंट्री गए हैं, और वहां फॉरेन कंट्री वाले उन्हें क्या देते हैं, गिफ्ट या क्या देते हैं, प्रेजेंट, तो वो ले सकता है अगर वो गिफ्ट या प्रेजेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली है तो।
चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मोदी जी मान लो कहां गए, यूएसए। अब वहां डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें क्या दिया, गिफ्ट। तो मोदी जी मना कर देंगे लेने से, नहीं लेना भाई, मैंने एक्ट बनाया, वो लग जाएगा मेरे ऊपर ही। तो क्योंकि वो क्या है, मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, वो रिसीव कर सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है ना इसका। बाहर वाला हमारे यहाँ आता तो हम भी देते ना उसको। पहले क्या दिया करते थे, ताजमहल। ताजमहल की का वो क्या बनाकर, रेप्लिका बनाकर दे देते थे छोटी सी। बट अब अपने टाइम मोदी जी ने चालू करवा दिया, गीता की कॉपी दे रहे हैं। दूसरे जो मंदिर वगैरह उनका रेप्लिका दे रहे हैं, बजाय क्या देने के, ताजमहल। बोले एक ही चीज थोड़ी हमारी कंट्री के अंदर, दूसरी चीजें देंगे। तो अब हमने उसे गिफ्ट दिया, तो अब हम जाएंगे तो वो भी तो देगा हमें गिफ्ट, तो फिर ले ले यार, कोई टेंशन। नेक्स्ट, रिलेटिव है अगर हमारे इंडिया के बाहर, जैसे सनी देओल का छोरा है, मान लो वो कहां सेटल हो गया, यूएसए में ही सेटल हो गया। अब वो कमाकर अपने पापा को पैसे भेज रहा है, तो क्या नहीं लेगा वो, लेगा ना। तो रिलेटिव से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं बेटा, रिलेटिव से। फिर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बोलो क्या बोला है, अगर कोई बिजनेस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई पैसा रिसीव होता है ऑफिशियल चैनल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल चैनल के थ्रू, या फेमा के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अथोराइज पर्सन के थ्रू, या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया है ऑफिशियल चैनल से, या फेमा के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आया अथोराइज पर्सन से, तो भी रिसीव किया जा सकता। ये समझ में आया, बोलो। फिर मान लो तुम फॉरेन चले गए हो पढ़ने लिखने, और तुमको क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप, या क्या मिल रहा है, स्टाइपेंड, या इसी तरह का पेमेंट मिल रहा है, एंड तुम्हारे पेरेंट्स प्रोहिबिटेड पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो तुम रिसीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा हमें क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप, क्या दिया जाता है, स्टाइपेंड, कर सकते हैं रिसीव, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है, हो जाओ चालू। पहला पॉइंट क्या बोला है, बाय वे ऑफ, आवाज आनी चाहिए सबकी, बाय वे ऑफ सैलरी, हाँ, ड्यू टू हिम और टू वर्किंग अंडर हिम, कहां से, फ्रॉम एनी, और इन, और पेमेंट इन, फिर अटक गया क्या, क्या हो रहा है, सेकंड क्लास में दिक्कत हो रही है। हाँ, पेमेंट मिला है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। चलो बी वाला पॉइंट, नोट से सबके पास, बोलो बी वाला पॉइंट क्या दिया है, हाँ। फिर फिर हाँ, और और ये आया समझ में, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। स्वाति, हाँ, सेक्शन 4 है ना, कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन 4, जो बोलता है सेक्शन 3 इन सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 5 क्या लिखा है बोलो, हाँ, क्या समझ में आ रहा हेडिंग से, हाँ हाँ बोल बोल, ये क्या था,
ये क्या था? ये क्या था? किसका एग्जाम्पल पढ़ा था इसमें हमने? और बजरंग दल क्या पॉलिटिकल पार्टी है? बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है वो कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखा ना कौन से सेक्शन में? तो 5 ही तो पढ़ रहे हैं अपन। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना चाहती है, नोटिफाइड करना चाहती है, मेंशन करना चाहती है, तो सेक्शन 5 बोलता है ये प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर बताई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करेगी अगर वो नोटिफाई करना चाहती है, मेंशन करना चाहती है, डिक्लेयर करना चाहती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। हेडिंग समझ में आया? ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को याद रखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या दिया है बोलो? ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। वापस से बोलो क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ। अब मतलब समझ में आया इसका क्या? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बट पॉलिटिकल नेचर का है। आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चुनाव में उसका कभी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। बजरंग दल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चुनाव में उनका कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है, बट हमें भी मालूम है ये किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को, शिवसेना को। इनको सपोर्ट करते हैं ये कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ये क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बट किसके हैं? पॉलिटिकल पार्टी के जैसे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं? सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं। ये है। समझ में आया? मुझे नहीं आया, बोलो क्या बोला? जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिखा ना नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब क्या? जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बट फिर भी कैसे हैं? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बताती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें नोटिफाई करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करना चाहती है तो उसके लिए फिर ये प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करना चाहती है तो उसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? चल, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखती है? अटक गया फिर ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज क्या है ना? पहला क्या देखती है? देखो क्या लिखा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज क्या है। तो पहला पहला क्या देखा जाता है? एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह की एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, किस तरह की एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ये देखा जाता है सबसे पहले, है ना? फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मतलब थॉट्स क्या है, थिंकिंग क्या है। फिर वो जो प्रोग्राम चला रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो किस नेचर के हैं। फिर उसका एसोसिएशन, उसका कनेक्शन के साथ है, कौन सी एक्टिविटीज वो चला रहा है। इनको ध्यान में रखते हुए क्या डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का। तो जब गवर्नमेंट ने किसको, आरएसएस को क्या डिक्लेयर किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो आरएसएस की क्या देखी? एक्टिविटीज। क्या देखी उसकी? वेरी गुड। क्या देखा उसका? और उसका, हाँ, विथ एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि यार ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो उसे हमने डिक्लेयर कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर।
ठीक है। अब जब गवर्नमेंट आरएसएस को क्या डिक्लेयर करने वाली थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं, उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेगी, या यूं कह लो सबसे पहले गवर्नमेंट नोटिस इशू करेगी राइटिंग में। किसको? आरएसएस को। हम आरएसएस को क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। तो सबसे पहले हम किसको? आरएसएस को क्या इशू करेंगे? नोटिस। कैसे? राइटिंग। उसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि यार इन ग्राउंड्स के बेसिस पर हमें लग रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हैं, और क्योंकि आप क्या हो? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो हम सेक्शन 5 में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना चाहते हैं। ग्राउंड्स क्या हैं? ग्राउंड्स तो यही हैं, हम बताएंगे कौन सी एक्टिविटी के बेसिस पर ऐसा लग रहा है, क्या आइडियोलॉजी है जो ऐसा लग रहा है, कौन से प्रोग्राम चला है जो ऐसा लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की किस एक्टिविटी के साथ एसोसिएशन लग रहा है हमारा। तो गवर्नमेंट अगर, जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका? आरएसएस का, तो आरएसएस को अगर गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करना चाहती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो पहले उसे क्या इशू करेगी? कैसे? उसमें उसे क्या करेगी? उन ग्राउंड्स के बारे में जिनके बेसिस पर हम उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना चाहते हैं। फिर नोटिस में हम उसे 30 दिन का टाइम देंगे। बोले यार तू रिप्लाई दे अपना, हमें तो लग रहा है तेने ये हरकतें की है, अब तेरे को लग रहा है तेने नहीं की है, या तेरे पास अपने बचाव में कुछ कहने का है, तो हम तेरे को कितने दिन का टाइम दे रहे हैं? 30 दिन का। 30 दिन में अपना क्या दे दे? रिप्लाई दे दे। 30 दिन में अपना क्या सबमिट कर? रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या बता? रीजंस, कि मैं क्यों तेरे को डिक्लेयर ना करूं, तू कारण बता दे। अगर तेने कारण बता दिए कि इन कारणों से डिक्लेयर मत करो, तो नहीं करूंगा इन कारणों से डिक्लेयर, अदरवाइज मैं तो कर दूंगा यार। समझ में आया अपने को? वापस से क्या बोला? हम जब क्या इशू करेंगे, तो उसे कितने दिन का टाइम देंगे? क्या देने का? रिप्रेजेंटेशन में वो क्या देगा कि क्यों स्पेसिफाई ना किया जाए। अब आरएसएस ने रोना गाना मचा दिया, बोले यार 30 दिन में रिप्लाई नहीं दे सकते, हमें तो और टाइम चाहिए। तो ठीक है, अगर वो सफिशिएंट कॉजेस शो करता है कि उसे एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जाए, 30 दिन से ज्यादा और क्यों टाइम दिया जाए, तो फिर सफिशिएंट कॉजेस शो करने पर हम 30 दिन के बाद भी उसका रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। जैसे अपन ने कंपनी लॉ में भी आरओसी से एक्सटेंशन लिया था ना, क्या बताकर? डिले के सफिशिएंट कॉजेस, स्पेशल रीजन। ऐसे ही ये बोल रहा, बोले यार 30 दिन में नहीं होगा यार, इतने दिन में कर दूंगा मैं, फिर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती तो ले लेगी। अब आरएसएस ने क्या दिया है अपना? जल्दी जल्दी बुला करो बेटा, किसने क्या दिया है अपना? ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटीज को दे देगी कि तुम चेक करो इसके रिप्रेजेंटेशन को, कितना दम है इसकी बातों में, और अपनी क्या दो? रिपोर्ट। अरे गवर्नमेंट खुद कोई काम करती है क्या? गवर्नमेंट के तो डिपार्टमेंट होते हैं ना हर काम को करने के लिए, तो बस गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट को वो भेज देगी रिप्रेजेंटेशन, और बोलेगी इसको पढ़कर अपनी क्या तैयार कर? रिपोर्ट। फिर जो रिप्रेजेंटेशन आया था किसकी तरफ से? आरएसएस की तरफ से, और अथॉरिटी की क्या ही थी? रिपोर्ट। उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि फाइनली इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना है या नहीं करना है, और ऐसा डिसीजन 120 दिन के अंदर लेकर हम खत्म कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में? 120 दिन में डिसीजन लेकर मैटर क्या कर देगी? खत्म। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन कितने दिन में ले लेना है? बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोना गाना मचा रही, हमसे नहीं हो पाएगा 120 दिन में, तो 60 दिन का और एक्सटेंशन दे देंगे गवर्नमेंट को। हाँ ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन का एक्सटेंशन और दे देंगे? 60 दिन हो जाएगा। फटाफट से लेना, बोलते हुए दिखना, अपना भला चाहते हो तो जितना समझाए उतना बोलो, बैठे मत रो। कौन सा सेक्शन है? कब लगता है? जब
जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को का डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इन चीजों को देखेगी। पहला, सारी चीजें देख लेगी वो, ठीक है। चलो, फिर क्या इशू करेंगे, हाँ क्या इन्फॉर्म करेंगे, वो जिनके बेसिस पर हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, फिर उसे कितने दिन का टाइम देंगे, काहे के लिए, रोना गाना मचाया उसने तो एक्सटेंशन दे देंगे, है ना। फिर गवर्नमेंट कितने दिन में, नहीं, पहले तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड कर देगी, किसको, ताकि अथॉरिटी अपनी क्या देगी, रिपोर्ट, और फिर रिप्रेजेंटेशन और रिपोर्ट को कंसिडर करके कितने दिन में खेल खत्म कर देंगे। हाँ, हो जाएगा ये, नहीं सेक्शन याद रख लो, बहुत है, सब सेक्शन याद नहीं रखना, ठीक है। सेक्शन भी याद रख लो तो अच्छा है, नहीं तो कंपनी लॉ के सेक्शन मेनली याद रखना है, बाकी नहीं भी रखोगे जेआईजीएल में और इसमें चलेगा, कंपनी लॉ के तो याद करना सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, या जिसने क्या कर रखा है, कोई भी कैंडिडेट अपॉइंट कर रखा है, काहे के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। हो जाएगा ये, बोलो, चलो कल करते हैं आगे, जाओ 5 मिनट का ब्रेक ले लो।